बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 29। आज हमारी जो डिस्कशन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कोई एक होमवर्क के तौर पे दिए थे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी पास पेपर के क्वेश्चंस मैंने आज करवाने थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डायरेक्टर का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर टेस्टिंग जो है इस एरिया से की जाती है। इन लास्ट 2 अटैम्प्टों में आफ्टर द स्कीम चेंज डेफिनेटली इस एरिया से बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। तो लर्निंग के लिए आई कैप ने सी फैप का एरिया भी कुछ डाला हुआ, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए तौर पे दिया हुआ था। विंटर 2010 का क्वेश्चन है ये सी फैप का। ड्यू टू अ डिस्प्यूट अमंग द डायरेक्टर ऑफ सन लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, खुद बता दिया कंपनी का स्टेटस, ऑल द डायरेक्टर वांट टू रिमूव हमीद फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। उसकी टर्म से पहले हम उसे निकाल देना चाहते हैं। State the procedures and condition to be complied with if the company wants to remove Hamid from the directorship of the company under each of the following assumption। assume करते हैं। अब हमें याद है अगर सेक्शन की बात करें रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की, तो हमें पता है कि जनाब 2 रीजंस हैं, 2 केसेस हैं। देखना ये पड़ता है अपॉइंटमेंट कैसे हुई है। अगर तो अपॉइंटमेंट एज अ इलेक्टेड हुई है तो नंबर ऑफ वोट जो इकट्ठे करने हैं वो डिफरेंट सिनेरियो है, और जो अगर तो वो अपॉइंटेड हुआ है, ठीक है, अगर तो वो अदर देन इलेक्टेड है जिसमें अनअपोज्ड है, फर्स्ट डायरेक्टर है, कैजुअल वैकेंसी है, फ्रेश डायरेक्टर है, तो उसके केस में जो नंबर ऑफ वोट्स इकट्ठे करने हैं अगेंस्ट द रेजोल्यूशन वो डिफरेंट है। सो वो कहते हैं जरा बताइए, ही वॉज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी अगर वो इलेक्शन के तौर पे आया था, और ही बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, यानी कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट डायरेक्टर एंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इलेक्टेड डायरेक्टर। तो उसने आपसे 2 बातें पूछी हैं कि हमीद के बारे में बता दीजिए, इसको रिमूव करना चाहते हैं, अगर ये इलेक्टेड हो तो कैसे रिमूव होगा, और अगर ये एक्चुअली रिमूव करना चाह रहे हैं ना, वांट्स टू रिमूव, और अगर ये फर्स्ट डायरेक्टर हो तो कैसे रिमूव होगा। तो दोनों केसेस में हमने डिस्कशन कर ली हुई है। इलेक्टेड के केस में ये देख लें कि लास्ट इलेक्शन में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ वोट किस पर्सन ने हासिल किए, जो डायरेक्टर इलेक्ट हुआ, तो जितने वोट उसने हासिल किए इसकी फेवर में उतने वोट उससे कम वोट आने चाहिए ताकि ये इसको रिमूव किया जा सके। देखो ना इंटेंशन क्या है, कंपनी वांट्स टू रिमूव, तो आपको अपने आंसर को थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जनाब अगर रिमूव करना चाहते हो तो इलेक्शन में जो वोट आए वो कम आए। ठीक है जी। सो वही कॉन्सेप्ट उसने सारा डिस्कस किया सोल्यूशन में। ठीक है जी, इलेक्शन होंगे तो उसने कहा, अगर आप गौर करें तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, उसने कहा जी जस्ट अ मिनट, सिर्फ मैं एक चीज और खोल लूं साथ ताकि अंडरस्टैंडिंग मजीद बिल्ड हो जाए। ये हमने अपना फ्लो चार्ट भी खोल लिया। हमने कहा जी अगर इलेक्टेड है तो सिक्योर करने का तरीका क्या होगा, और अगर अदर देन इलेक्टेड है। लेकिन अगर आप सोल्यूशन देखें तो वो कहता है हमीद वाज इलेक्टेड वाज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन। ठीक है जी, तो इलेक्शन में अगर तो वो आया है लेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट वर कास्ट फॉर इलेक्शन एट इमीडिएटली प्रोसीडिंग, तो ये उसने कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है जी। इसके बाद एक और बात, अगर इलेक्शन में अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ है, देखो एक कॉन्सेप्ट तो ये है इलेक्टेड हो गया, लेकिन इसी में से एक कॉन्सेप्ट ये भी तो निकल सकता है कि अगर व्हाट इफ के वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ, तो अनअपोज्ड इलेक्शन की भी तरीका वारदात क्या है, सेम है जो कि फर्स्ट डायरेक्टर की है। सो बजाय कि आप 2 दफा ये बातें लिखो, आप एक ही कैटेगरी बना के लिख सकते थे कि इलेक्टेड हो जाए, इलेक्शन से आए अनअपोज्ड, या फिर फर्स्ट डायरेक्टर हो, तो दोनों का तरीका वारदात जो है वो सेम है। और उस केस में क्या फॉर्मूला होता था बेटे, उस केस में हमारा फॉर्मूला ये वाला होता था, नंबर ऑफ डायरेक्टर हेल्ड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 भी पास पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन ये अब हमारा रेलेवेंट क्वेश्चन है, ऑटम 2018 में टेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9B कहता है बॉलबैक लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा कि कंपनी का स्टेटस बहुत मैटर करता है कंपनी लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। बेटा अगर आपने ख्याल ना रखा तो समझ लें
कि कोई ना कोई बात गलत लिखाएंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट द स्टेटस ऑफ द कंपनी। कहते हैं हैज 8 डायरेक्टर्स। जनाब हमें पता है पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड के अंदर 3 डायरेक्टर होने चाहिए, उनका बोर्ड 8 डायरेक्टर पर मुश्तमिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा हो सकता है। इट्स पेड अप कैपिटल इज ₹50 million डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹500 ईच। 500 मिलियन का डिविडेंड, 500 मिलियन के शेयर्स कैपिटल है और डिवाइड कर दें 500 से, तो इनफैक्ट आपके पास नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे। $50 मिलियन है शेयर कैपिटल, 500 का एक शेयर है तो कैंसिल आउट कर दें, आपके पास रिमेनिंग मैं गलत लिख गया हूं, 100,000 शेयर्स निकल आएंगे। इतने शेयर्स हैं कंपनी के। कहते द डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू रिमूव आगा किरमानी फ्रॉम द बोर्ड ड्यू टू हिज डिसमल परफॉर्मेंस। बुरी परफॉर्मेंस की वजह से आगा किरमानी को निकालने का प्लान कर लिया। आगा किरमानी वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड ऑन द बोर्ड। इसका मतलब हमेशा एग्जामिनर आपको बताया करेगा कि भाई ये जो बंदा डायरेक्टर निकालना चाह रहे हैं वो आया कैसे था, तो ये अनअपोज्ड आया था। अगर अनअपोज्ड आया था तो हमें पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मेंबर्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर टाइम बीइंग। तो हमें ये बात समझ आ गई, ये वो होंगे क्या भला, रिक्वायर्ड वोट्स जो इकट्ठे करने हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। अगर इस रिक्वायर्ड वोट से ज्यादा वोट इकट्ठे कर लिए तो क्या ही बात है, आपका डायरेक्टर बच जाएगा, नहीं तो घर जाएगा। सो वो कहते हैं इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस कम्पनीज एट 2007 ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ आगा किरमानी कैन बी रिमूव फ्रॉम द बोर्ड। बड़ा आसान है, 8 डायरेक्टर इलेक्ट किए हैं। इसका मतलब है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको कुछ यूं सॉल्व कर देता हूं कि नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, कंपनी के पास तमाम मेंबर्स के पास कितने शेयर हैं, टोटल भी मिला लें तो 1 लाख शेयर है कंपनी के पास टोटल, तमाम मेंबर्स के पास। ऐसा ही है ना, देखो हिस्सा तो सब लेंगे इलेक्शन में, डायरेक्टर की रिमूवल के अगेंस्ट अगर वोट कर रहे हैं तो सब हिस्सा लेंगे। तो टोटल मेंबर जितने भी हैं उनके पास टोटल शेयर कितने हैं, जितने कंपनी ने इशू किए हुए हैं 1 लाख। कितने डायरेक्टर इलेक्ट करने थे, 8, और इस वक्त कितने हैं, अभी 8 ही हैं। उसने नहीं बताया कोई मर गया, कोई खप गया, कोई नया आ गया, कुछ ऐसा नहीं बताया। इसका मतलब जितने इलेक्ट किए थे या टू बी इलेक्टेड थे उतने ही आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो 8 हो गए। तो अल्टीमेटली 1 लाख नहीं, अब जरा डिफरेंस है, ये 1 लाख वोट्स हैं, यहां पे 1 लाख शेयर्स थे, ये समझें बात। रिक्वायर्ड वोट्स हैं ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फिर जितने शेयर हुए उतने ही तो वोट, उतने ही वोट हुए, ये कहो फिर प्रॉपर्ली, ठीक है। तो जितने शेयर थे उतने ही वोट बन गए, ठीक है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो सकता है यहाँ पे 7 लोग होते, एक आधा मर गया होता, या 2 मर गए होते, 5 लोग होते। ये भी देखो ना, ये कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, इसके बोर्ड के में ऊपर कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए, 3, तो इनके तो 8 हैं, तो ये तो 6 के साथ भी चल सकते हैं, 5 के साथ भी चल सकते हैं, इवन के 4 के साथ भी चल सकते हैं। सो 1 लाख वो वोट हैं, अगर आगा किरमानी की फेवर में इतने वोट आ गए आगा किरमानी बच जाएगा, अगर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट इतने वोट आ गए तब भी आगा किरमानी बच जाएगा। तो दोनों बात कहने का अंदाज आप यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जैसे उसने पूछा हो उस तरह पूछना है। जैसे हमने कहा आगा किरमानी कैन बी रिमूव्ड, तो बता दो फिर कि भाई 1 लाख से कम वोट अगर आगा के इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आए जो कि मेंबर्स ने पास की है तो जनाब आगा किरमानी रिमूव हो जाएगा बोर्ड से। ले जी, हमारा दूसरी डिस्कशन भी हो गई, ठीक है। ये देखो इसने एक सोल्यूशन में लिखा भी है, देयरफॉर आगा किरमानी वुड बी रिमूव फ्रॉम द बोर्ड इफ लेस देन 100,000 वोट आर कास्टेड अगेंस्ट रेजोल्यूशन। तो दोनों तरह से आप बात कर सकते हो, इट्स योर कॉल। चलो जी, नेक्स्ट एक और खूबसूरत क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 15। मैंने जैसा कल भी कहा था ये मैं खुद करवाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्प्रिंग 2009 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है इस हवाले से, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। अच्छा, कई दफ़ा लगता है यार ये बड़ा इजी है, हम जो पढ़ रहे हैं ये तो सवाल आसान है। नहीं, इनफैक्ट आप आज पढ़ रहे हो, आपने आज ही टॉपिक पढ़ा है, फ्रेश है टॉपिक,
तभी आप बड़े आराम से उसकी हर बात को याद रखे बैठे हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको टाइम हो गया हुआ है और या आप सारा नॉलेज लेके पेपर में गए हो, तो फिर कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ जी। लालाजार लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, वंस अगेन उसने कंपनी का स्टेटस बताया कि ये पब्लिक अनलिस्टेड है। इसका पेड अप कैपिटल है 100 मिलियन, कंसिस्ट ऑफ शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10। इसका मतलब कितने शेयर हुए फिर, ये तो टोटल शेयर कैपिटल है 10 मिलियन शेयर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अपनी पहली इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी वो कितने हैं, 10 मिलियन। ठीक है जी बेटे, 100 को 10 से डिवाइड कर दिया। लास्ट सिलेक्शन ऑफ इट्स बोर्ड वाज हेल्ड ऑन अप्रैल में हुए, इन विच 8 डायरेक्टर वर इलेक्टेड। जनाब ये अनलिस्टेड कंपनी है, कितने डायरेक्टर होने चाहिए थे, 3 मिनिमम, लेकिन 8 हैं, 8 डायरेक्टर इलेक्ट हुए। 4 जो हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, 4 ऑफ द डायरेक्टर बिलोंग टू द सेम फैमिली। द रिमेनिंग डायरेक्टर वर, लो जी, बाकी 4 जो हैं वो जावेद, बाबर, कासिम और दाऊद को हायर कर लिया गया, इलेक्ट कर लिया गया, हायर नहीं कहना चाहिए, इलेक्ट कर लिया गया। दे सिक्योर्ड 6 लाख वोट मिले जावेद को, 3.5 लाख बाबर को, 480,000 कासिम को एंड 220,000 दाऊद को रिस्पेक्टिवली। कहते जो बाकी बचे ना वोट, वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 डायरेक्टर ऑफ द फैमिली। बाकी छोड़ दें, आप इस कश्मकश में ना पड़ें कि बाकी वोट कहां गए, जनाब वो बाकी सारे उन डायरेक्टर्स को चले गए। जावेद डाइड ऑन May 30, 23। लें जी, अप्रैल में हायरिंग हुई है, बेचारा इलेक्ट हुआ है, मई में फौत हो गया है। एंड असलम वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन 15 जून टू फिल इन कैजुअल वैकेंसी। और रिमेनिंग डायरेक्टर ने कैजुअल वैकेंसी फिल कर ली होगी, ठीक है, हमें पता है कितने दिन का टाइम पीरियड होता है, 90 डेज का, उसने फिल कर ली। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। The condition required to be fulfilled if a person desire to remove the following directors. Number 1, असलम और बाबर। लें जी बताइए, अगर हमने असलम रिमूव करना हो तो कंडीशंस क्या हैं, और अगर हमने बदर रिमूव करना हो तो कंडीशंस क्या हैं। अब हम उस कश्म, देखो अभी कितनी कहानी सुनाई, हम उस कश्मकश में नहीं जाएंगे कि हम एग्जामिनर को समझाएं जी मिनिमम तो 3 होते हैं तो फिल ही ना करो, ना ना ना, उसने हमें खुद गाइड कर दिया कि कैजुअल वैकेंसी फिल हुई है, असलम आया है, अब बताओ असलम निकालना हो तो क्या करें और बदर निकालना हो तो क्या करें। तो इनफैक्ट वो रिमूवल पूछ रहा है आपसे। अब असलम क्या है, असलम तो कैजुअल वैकेंसी से आया है, और कैजुअल वैकेंसी को रिमूव करना हो तो फॉर्मूला यही होगा। अच्छा, बदर कैसे था, बदर कैसे आया था, बदर इलेक्टेड था। अगर बदर को निकालना होता तो इलेक्टेड के केस में कहा था कि पिछले इलेक्शन देख लो, सबसे कम वोट जिस पर्सन को मिले डायरेक्टर बनने के लिए और वो डायरेक्टर बना, वो उतने वोट कम से कम उसकी फेवर में आने चाहिए, या मैं कहूं रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आने चाहिए। तो अगर बदर को निकालना चाहते हो, आसान बात, तो ये थे वोट्स जो इलेक्ट हुए थे, 6 लाख, 3.5 लाख, 4,80,000 और 2,20,000। जी कितने वोट इकट्ठे करने चाहिए फिर। तो इसका मतलब है अगर मैं बदर की बात करूं, आसान वाला टॉपिक पहले डिस्कस कर लिया है, बदर की बात करूं तो 2,20,000 वोट से ये वोट या इससे ज्यादा वोट इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। लेकिन सवाल उसने मुझसे ये नहीं पूछा, उसने मुझे पूछा है कंडीशन बताइए रिमूव करने के लिए। तो मैं कह दूंगा, मैं अपने वर्ड्स चेंज कर लूंगा, रीफ्रेज कर लूंगा, मैं कहूंगा 2,20,000 से कम वोट सलमान की फेवर में, बदर की फेवर में आने चाहिए, ठीक है, देन यू कैन रिमूव द बदर फ्रॉम द बोर्ड। ठीक हो गया। और दूसरा तरीका बदर, अच्छा असलम, असलम को रिमूव करना हो तो फॉर्मूला तो ये है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं कंपनी के, 10 मिलियन, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड 8, और फॉर द टाइम बिंग कितने हैं, अब देखो 7 हो गए यहाँ पे, क्योंकि वो तो मर चुका है। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि वो मर चुका है, ठीक है, लेकिन अब मजेदार बात की, क्या 7 होंगे, जरा गौर करो दोबारा, ये गलत हो गया, मैं भी आगे नहीं जा रहा। देखो बेटा, बदर मरा, 7 हो गए, असलम आ भी तो गया, फॉर द टाइम बिंग कितने हुए फिर, 8 हुए, शाबाश। हाँ जी बेटे बिल्कुल। इस वक्त बोर्ड कितने, देखो फॉर द टाइमिंग का मतलब है व्हेनेवर यू आर मेकिंग सच अ कैलकुलेशन फॉर रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर, देन कंसिडर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेटा अगर बदर मरा भी है तो असलम भी तो आ गया उसकी जगह पे, 7 हुए तो एक बंदा और आ भी तो गया। तो फिर वंस अगेन 10 मिलियन वोट्स, पहले शेयर थे अब वोट्स। ये तो क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है कि असलम वाज अपॉइंटेड, अगर यहाँ पे लिखा होता है असलम वाज येट टू बी अपॉइंटेड, हाँ फिर 7 होते बिल्कुल। आप फिर असलम, फिर बेटा असलम को निकालने की बात कहाँ से आ जाती,
बेटे अगर असलम को अभी हायर ही नहीं किया हुआ तुमने तो फिर असलम को निकालने की बात कहां से आ जाती है? ठीक है, हमें जो गिवन फैक्ट्स होंगे हमने उसी में आंसर सोचना है ना, तो ये इस तरह होगा। ठीक हो गया जी, ये बात भी समझ आ गई। सो हमें आसानी के लिए हमें ये पता है सिर्फ इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में सिनेरियो डिफरेंट है, बाकी सब के केस में सिनेरियो क्या है, सेम है। क्लियर हो गया जी? तो आप एक दफ़ा सोल्यूशन पढ़िएगा, अब आपको समझ आ जाएगा इसका सोल्यूशन। आई एम मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। हम सेक्शन 183 पढ़ने जा रहे हैं बेटे। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। पावर्स ऑफ डायरेक्टर, बेटा देखो मैंने पहले भी कहा था डायरेक्टर्स आर एक्चुअली द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, दे वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, राइट? they took decisions in the better interest of the company, कह सकता हूं। सो क्या सारे इख्तियारात डायरेक्टर को दे दें? वो साहब हो जाएगा, बांदर के हाथ चीज दे दी और वो जंगल जला देगा, ऐसे ही होगा ना। तो फिर बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे तो फिर ये है कि कुछ पावर्स दे देते हैं और कुछ पावर्स अपने पास रखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इसको कंसिडर करते हुए जो सेक्शन 183 है वो डिज़ाइन हुआ। उसमें डिज़ाइनिंग में क्या कहा गया कि कुछ पावर्स हैं जो बोर्ड के पास हैं, बोर्ड फैसला कर दें वही हतमी फैसला समझा जाएगा। कुछ पावर्स हैं जो बोर्ड फैसला करेंगे फिर मेंबर के पास जाएगा, फिर मेंबर फैसला करेंगे। मेंबर, अच्छा बोर्ड ने फैसला करना है तो कहाँ फैसला करना है? कौन सी मीटिंग में? बीओडी की मीटिंग में। अगर मेंबर ने फैसला करना है तो कहाँ करना है फैसला? जनरल मीटिंग में। और अगर मैं ये कहूँ अच्छा बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास की उसे क्या कहेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन। मेंबर जो रेजोल्यूशन पास करेगा उसके दो नाम हो सकते हैं, वो ऑर्डिनरी भी हो सकती है, वो स्पेशल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दे आर एनकाउंटरिंग विद। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, अच्छा अब ये दो पॉइंट समझ आ गए। सो अब इसका मतलब हमारा ये सेक्शन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 बीओडी की रेजोल्यूशंस, ठीक है, रिक्वायर्ड ओनली, यानी सिर्फ बोर्ड की डिसीजन चाहिए। बीओडी का रेजोल्यूशन भी चाहिए, जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन भी चाहिए, यानी वो बिजनेस करने के लिए और लिस्ट ऑफ बिजनेस करने के लिए आपको मेंबर की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़, लिस्टेड कंपनी के लिए अलहदा से कुछ गाइडलाइंस मौजूद हैं। हम इस सेक्शन को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आई जी? अब एक और चीज़ भी यहीं पे समझ लेते हैं, फिर आगे जाता हूं। बेटा देखो जनरल मीटिंग दो तरह की मेजर, मैं स्टेचुरी मीटिंग को जनरल मीटिंग फिलहाल नहीं कहता क्योंकि वो लाइफ में एक दफ़ा होती है। मैं कहता हूँ जी जनरल मीटिंग दो तरह की है, अगर ब्रॉडर व्यू में या नैरो व्यू कह लें जो भी, तो एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में क्या होनी है? एक दफ़ा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जितनी मर्जी कर सकते हो। तो बेटे अगर मैं कहूँ कोई डिसीजन पास करवाना है तो फिर यूजुअली मेंबर से जब डिसीजन पास कराना हो तो ज़रूरी तो नहीं कि एनुअल जनरल मीटिंग आ जाए, तो फिर क्या कहना चाहिए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवानी है, ठीक है, बार बार एक ही चीज़, मेंबर से कोई भी डिसीजन लेना है, 2 दिन बाद फिर डिसीजन लेना है, 4 दिन बाद फिर डिसीजन लेना है, तो मेंबर तो इसी काम लगे रहेंगे, मैं ईओजीएम खेलते रहेंगे, ऐसे ही हो रहा है ना। और खाली देखो ईओजीएम बुलाना इतना आसान काम नहीं, एक तो नोटिस की रिक्वायरमेंट, लॉ की रिक्वायरमेंट, फिर मीटिंग की कॉस्ट अपनी। तो क्या किया जाए? फिर बेटा एक काम किया जाता है जिसे कहा जाता है, देखो दो तरह से ऑथराइजेशन ली जाती है मेंबर से दो तरह से अप्रूवल ले ली जाती है। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं, देखो मेंबर ने ऑथराइज करना है ना किसी भी चीज को, तो मेंबर से ऑथराइजेशन दो तरह से ली जाती है, एक तो स्पेशल ऑथराइजेशन है, एक जनरल ऑथराइजेशन है। स्पेशल क्या है बेटा? देखो केस टू केस नंबर 1 आया, मेंबर की मीटिंग बुलाई, अप्रूवल ले ली। केस नंबर 2 आया, मेंबर की मीटिंग बुलाई, अप्रूवल ले ली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक तरीका ये भी तो है, बार बार तंग नहीं करता, मेंबर को कहता हूं एक जनरल ऑथराइजेशन दे दें हमें कि इस तरह के काम जब भी आएंगे हम ये अज्यूम करेंगे कि आपकी अप्रूवल हमारे साथ है, आपके शफकत का हाथ हमारे सरों पर है। मेरी बात समझ आ रही है? सो इनफैक्ट इसे कहते हैं जनरल ऑथराइजेशन। इज दैट क्लियर? तो यूजुअली और जो डायरेक्टर हैं वो चाहें तो स्पेशल ऑथराइजेशन लेते रहे, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी, समझाया जिस तरह, ये सस्ती पड़ेगी जनरल ऑथराइजेशन। ठीक है जी, समझ आ रही बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं।
हाँ जी बिल्कुल लिखी हुई है, अभी पढ़ते हैं, क्या क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी पढ़ते हैं। सो अब मैं आता हूं डायरेक्ट सेक्शन के ऊपर। तो वो कहता है जी पावर्स ऑफ बोर्ड, सेक्शन 183, द बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मैनेज्ड बाय द बोर्ड who may exercise all such powers of the company as are not exercised by the Companies Act or by articles or by special resolution required to be exercised by the company in the general meeting। कहता है ना जनरल मीटिंग वो पावर एक्सरसाइज कर रही है, ना आर्टिकल ना कंपनी, तो ऐसी पावर्स कौन एक्सरसाइज करता है? डायरेक्टर। यानी वो समझाने का एक अंदाज है कि डायरेक्टर वो तमाम काम करता है जो कंपनीज एक्ट नहीं करती, जो आर्टिकल नहीं करते, जो मेंबर नहीं करते, तो वो कौन करता है? डायरेक्टर करता है। ये कहने का एक अंदाज है। Power to be exercised by passing a board resolution. The board shall exercise the following power by passing a resolution in the board meeting. Number 1, to issue shares. शेयर इशुएंस के ऊपर किसकी अप्रूवल चाहिए? डायरेक्टर की पावर है। डिबेंचर इशू करने हो, ये डिबेंचर क्या है? लोन सर्टिफिकेट्स, ठीक है, जहां वो इक्विटी सर्टिफिकेट्स हैं, ये डेट सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, या सिक्योरिटीज हैं। और अदर रिडीमेबल मींस कैपिटल, इन्हें रिडीम हो जाना है, यानी कि एक अरसे के बाद आपने उसको पैसे वापस करके शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेने हैं। और अदरवाइज बोरो मनी और इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके कंट्रोल में है? डायरेक्टर्स के कंट्रोल। फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, शेयर कैपिटल कितना इशू करना है, ये सब किसके कंट्रोल में है? डायरेक्टर के। टू मेक लोन्स, कंपनी के लिए लोन की जरूरत है, तो ऐसे काम डायरेक्टर अकेला भी कर सकता है। अब ये वो काम है जो डायरेक्टर अकेला कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे जाके लिखा होगा कि ये वाले जो काम हैं ये जनरल मीटिंग के बगैर नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो ये वाले बाकी बातें हैं, देखो अभी मैं वो बातें पढ़ रहा हूं जिसमें कहीं नहीं लिखा उसने कि जनरल मीटिंग की अप्रूवल कराओ। तो इसका मतलब है ये वो काम है सारे, पहली लिस्ट जो आ रही है हमारे पास, ये वो काम है जो सारे के सारे डायरेक्टर खुद कर लेगा। मेरी बात समझ आई? अगर हम इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज करें, इसको समझने के लिए अगर ये वाली लाइन पढ़ें पहले, वो कह देखो ऑथराइजेशन ऑफ द जनरल मीटिंग, इसका मतलब आगे भी एक लिस्ट है, ये लिस्ट जनरल मीटिंग के बगैर नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर ये नहीं हो सकती तो फिर ये इसका मतलब जनरल मीटिंग के बगैर है। लो जी सेकंड पॉइंट, मेक लोन वाला हो गया। अच्छा बेटा देखो, उसने कहा डायरेक्टर की पावर है, डायरेक्टर से अप्रूवल लोन अगर लेना है कंपनी ने, ठीक है, कंपनी लोन लेना चाहती है, क्योंकि लोन देना चाहेगी, नंबर आ जाएंगे बीच में, पहले बता दूं, इसलिए लोन लेना चाहती है। लेकिन एक मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है, ठीक है, बोर्ड में, बैंक क्या कर रहा है? लेंडिंग कंपनी क्या करती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका काम ही यही है, लेंडिंग और इन्वेस्टिंग, यही काम है ना उसका, डिपॉजिट टेकिंग एंड लेंडिंग। तो वो तो हर रोज कई, मेरा ख्याल मिलियंस ऑफ लोगों को लोन देते हैं। तो क्या हर बार बोर्ड की मीटिंग बुलाएं और कहें जनाब लोन देना है सर, इसको लोन देना है फलां को, ए को, बी को, सी को? नहीं, वो तो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसमें नहीं अप्रूवल चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द वन ऑफ इवेंट। जिस तरह रोडोल्फ चल रही है, रोडोल्फ अपने पैसों पे चल रही है, बट राइट नाउ वी हैव सम फाइनेंशियल क्रंच, वी नीड अ लोन। इन दैट केस डायरेक्टर अप्रूवल वुड बी रिक्वायर्ड इन द मीटिंग। मेरी बात समझो, इस केस में डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए, लेकिन बैंक तो रोज लोन देता है, उस टाइप के बिजनेस के लिए नहीं अप्रूवल चाहिए होती। दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन डज नॉट अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी एडवांसिंग लोन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम ही यही कर रही हैं, तो वो बार बार बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाएंगी, ये नहीं होगा, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, टू अप्रूव एनुअल एंड पीरियोडिकल अकाउंट्स एंड टू अप्रूव बोनस फॉर एम्प्लॉइज। बेटा देखो अभी सिर्फ इतना समझ लो, एनुअल अकाउंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली, वो 31 दिसंबर पे है, यानी साल की फाइनेंशियल्स। पीरियोडिकल अकाउंट्स क्या है? बेटा आपके क्वार्टरली अकाउंट्स। लिस्टेड कंपनी के बारे में हम इंशाल्लाह जब अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो लिस्टेड का ये चैप्टर नंबर है मेरा ख्याल है 9 है गालबन। देखिएगा कंटेंट में कौन सा चैप्टर नंबर है, एग्जैक्ट नंबर क्या है इसका, अकाउंट्स वाले चैप्टर का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, नहीं, अकाउंट्स के हवाले से देखिए, फाइनेंशियल्स का
अकाउंट्स एंड एनुअल। सो बेटा चैप्टर नंबर 11 में जब हम जाएंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे कि लिस्टेड कंपनी ने क्वार्टरली फाइनेंशियल्स भी बनानी होती हैं। क्वार्टरली क्या है? एक साल में कितने क्वार्टर हैं? चार क्वार्टर का मतलब 3 महीने की फाइनेंशियल, Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 3 महीने की, Q2 6 महीने की, उसे इंटरम फाइनेंशियल्स भी कहते हैं, हाफ ईयर फाइनेंशियल्स भी कहते हैं, Q3 थर्ड क्वार्टर, Q4 एनुअल 4 क्वार्टर। बात समझ आ रही है? तो बेटे एनुअल की बात करें या पीरियोडिकल की, अप्रूव किसने करने हैं? डायरेक्टर्स ने। डायरेक्टर साइन करते हैं तो उसके बाद कहानी आगे चलती है। ठीक हो गया? एंड टू अप्रूव बोनस फॉर एम्प्लॉय, ये बात भी आसान है। इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एनी सिंगल आइटम और डिस्पोज ऑफ फिक्स एसेट इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट एज मे बी स्पेसिफाइड। बेटा देखो, आपने अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना है तो डायरेक्टर से अप्रूवल चाहिए। अच्छा, अब देखो ऑन एनी सिंगल आइटम, एक सिंगल आइटम के ऊपर बेटा इसमें एक लिमिट डिफाइंड है। लिमिट क्या डिफाइन है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन से ऊपर का कोई एसेट एक्वायर करना है, 1 मिलियन, कलेक्टिव बात नहीं कर रहे, हो सकता है छोटे छोटे एसेट 1 मिलियन तक पहुंचे, नहीं, हमने सिंगल आइटम से कोई मशीनरी एक्वायर करनी है जिसकी वैल्यू 1 मिलियन से ज़्यादा की है, या सपोज मैंने कोई वेजल एक्वायर करनी है उसके में, या मैंने कोई व्हीकल एक्वायर करनी है जिसकी 1 मिलियन है, तो ऐसे केस में आपको डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए होती है। स्टेट क्लियर? और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, और जो क्योंकि आगे लिखा हुआ विद द लिमिट्स एज में बी स्पेसिफाइड, तो मैं लिमिट्स बता रहा हूँ, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जो जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स हैं कंपनीज एक्ट के, उसके अंदर कंपनी जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि कितनी लिमिट पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में 1 मिलियन की लिमिट है, और फिक्स एसेट की डिस्पोजल के केस में आपको याद होगा, आप जब डिस्पोज ऑफ करने जाते हो तो तब तक आप डेप्रिसिएशन कर रहे होते हो उस एसेट की, तो एसेट की आप लिखते हो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आगे क्या लिखते हो? बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। तो वहाँ पे भी एक लिमिट असाइंड है कि WDV ऑफ फिक्स एसेट अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो आपने उसकी भी अप्रूवल लेनी है। इसका मतलब इतनी माइन्यूट लिमिट रखी हुई है कि आपने हर केस में डिस्पोजल के बारे में, यानी एसेट बेचना नहीं है, डिस्पोज ऑफ नहीं करना जब तक बोर्ड की अप्रूवल ना आ जाए, वरना तो फिर एसेट बिकते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। नहीं, लिमिट, ये लिमिट से एक्सीड करेंगे तो डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, उससे नीचे अप्रूवल ही नहीं चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की मालियत है 6 लाख रुपए, मतलब 1 मिलियन से ऊपर नहीं गया, आई डोंट नीड एनी डायरेक्टर अप्रूवल और इवन मेंबर्स अप्रूवल। मेंबर की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम तो डायरेक्टर से भी नहीं पूछेंगे। लेकिन इफ सपोज हमने कस्टमाइज कराया और फर्नीचर हमें पड़ा है से 1.5 मिलियन का, नाउ वी नीड अ डायरेक्टर्स अप्रूवल बिफोर मेकिंग दिस पेमेंट। To undertake obligation under leasing contract exceeding such amount as may be notified। बेटा देखो, अगर आप लीजिंग बिजनेस कर रहे हो और लीजिंग के अंदर आप ऑब्लिगेशन ऑप्ट करते हो एक लिमिट से ज़्यादा, आप कितनी लिमिट? बेटा देखो, मैं पहले बता दूं कि लीजिंग का बिजनेस करने वाली जो कंपनीज हैं उन्हें कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा जिक्र किया, NBFC, ये बड़ा दफ़ा। NBFC के अंदर 7 बिजनेसेस हैं। NBFC इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके अंदर मतलब कि इस तरह की कंपनी को 7 तरह के बिजनेस करना अलाउड है, लेकिन मुंह उठा के नहीं करेंगे, लाइसेंस लेंगे हर बिजनेस के लिए। लीजिंग इज वन ऑफ दैट बिजनेस। मैंने कहा NBFC की डेफिनेशन पढ़े ना जाके जब, तो सेक्शन 281 है ऑनवर्ड, तो वो कहता है NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज वो कंपनीज हैं जो ये 7 बिजनेसेस में से कोई बिजनेस कर रही हों। क्या डेफिनेशन है? बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन यही है कि NBFC क्या है? जो ये 7 बिजनेस में से कोई एक बिजनेस भी कर रही है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इज दैट क्लियर? इसको वही दर्जा हासिल होता है जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हासिल होता है, लाइक अ बैंक। मेरी बात समझ आ रही है बेटे? अब इन 7 बिजनेसेस में से एक बिजनेस जो है बेटे वो लीजिंग का बिजनेस है। मींस इफ यू वांट टू डू अ लीजिंग बिजनेस, लीजिंग व्हीकल्स, आप ये काम करना चाहते हो, लीज पे गाड़ियां देना चाहते हो, आपका पर्पस ये है, तो यू हैव टू एक्वायर अ लाइसेंस फॉर द लीजिंग बिजनेस अंडर द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, इसके रूल्स भी हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस भी हैं। ठीक हो गया? सो आपको लाइसेंस एक्वायर करना है, बल्कि रूल्स के अंडर लाइसेंस लेना होता है 2003 के अंदर। ठीक है, NBFC रूल्स 2003, उसके अंदर आपने लाइसेंस एक्वायर करना है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उसमें लिमिट्स डिफाइंड है। सो वो कहता है
आप अंडरटेक करना चाहते हो ऑब्लिगेशन अंडर द लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग सच अमाउंट एज में बी नोटिफाइड, तो कहाँ नोटिफाई है, वहां पे। क्लियर? अगली बात, मतलब ये यहाँ पे भी वो लिमिट से एक्सीड करेगी ऑब्लिगेशन, तो फिर डायरेक्टर की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात कहूँगी, इस केस में ना स्पेशल प्रोविजन यूजुअली प्रिवेल्स कर जाती हैं। इस केस में आप फिर एनबीएफसी को फॉलो करना शुरू कर देते हो और उसमें अप्रूवल प्रोसेस है, ठीक है। देन कहता है जी टू डिक्लेयर, सॉरी मैंने हिलाया, टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड। बेटा देखो डिविडेंड क्या है, रिटर्न टू द शेयर होल्डर। तो याद रखिएगा रिटर्न दो तरह की होती है। आप शेयर होल्डर को, अगर आपकी औकात अच्छी है तो आप ज्यादा नवाजते हो, तो क्या कहते हैं उसे, डिविडेंड दो तरह से होता है। डिविडेंड इज एक्चुअली द रिटर्न टू द शेयर होल्डर, यानी जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमा रहा होता है। अब डिविडेंड दो तरह का हो सकता है, एक को कहते हो आप बेटे इंटरम और एक को आप कहते हो फाइनल। अभी आपने मुझे कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड का चैप्टर भी है, उस चैप्टर में जाके हम डिटेल पढ़ेंगे कि इंटरम कैसे अप्रूव होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, लॉ में क्या डिफाइन किया गया है, और फाइनल कैसे होता है। बस इतना समझा देता हूं इस स्टेज के ऊपर कि बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे डिविडेंड को अप्रूव करते हैं। देखो मैं यूं लिख दूं, रिकमेंड भी करते हैं और अप्रूव भी करते हैं। जबकि फाइनल डिविडेंड के केस में बीओडी सिर्फ रिकमेंड करता है, जबकि अप्रूवल किसके पास आती है, जनरल मीटिंग में मेंबर इसको अप्रूव करते हैं। तो मैंने एक चार्ट छोटा सा बना दिया, हालांकि अभी जरूरत नहीं थी, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में जाके ये डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैंने समझा दिया कि इंटरम की बात करोगे तो रिकमेंड भी डायरेक्टर कर रहे हैं, अप्रूव भी डायरेक्टर कर रहे हैं, जबकि फाइनल डिविडेंड की बात करोगे तो रिकमेंडेशन तो बोर्ड से आ रही है, अप्रूवल कहां से आ रही है, जनरल मीटिंग से। इज दैट क्लियर? तो देखो उसने क्या लिखा है, टू डिक्लेयर इंटरम, इसका अंदर अप्रूवल या डिक्लेरेशन जो है वो कहां से आ रही है, बोर्ड से। नेक्स्ट, टू ऑथराइज the following to enter into any contract with the company for making sales, purchase और supply of goods और rendering of services with the company। बहुत आसान सी बात है किसी को भी ऑथराइज करना, ठीक है, कि वो कंपनी के साथ सेल परचेज जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। अच्छा अब लेकिन बड़ी मजेदार बात है, ये थोड़ा सा गलत है इस बुक के अंदर, बेटा इसको थोड़ा सा एडिटिंग कर लो। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसके बाद ये दो पॉइंट्स जो हैं बेटे, ये तीन पॉइंट्स बल्कि ये इसके सब पॉइंट्स हैं। प्लीज जैसा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये तीन पॉइंट्स बेटे, ये वाले तीन पॉइंट्स, सॉरी एक ज्यादा हो गया, जस्ट अ मिनट, ये तीन पॉइंट्स सब पॉइंट्स हैं बेटे इस ऊपर वाले पॉइंट के। टू ऑथराइज द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग इन नीचे वाले लोगों को कह रहा है कि इनमें से किसी को ऑथराइज करना, टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट कि वो कंपनी के बिहाफ पे सेल करें, परचेज करें या सर्विसेज रेंडर करें। किन किन को, किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करना, यानी बोर्ड ऑथराइज करेगा किसी डायरेक्टर को कि तुम आज से रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम कंपनी की परचेजेस संभालोगे या ओवरसी करोगे, ठीक है, सुपरवाइज करोगे। तुम आज से रिस्पॉन्सिबल हो डायरेक्टर सलमान कि तुम आज से रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम कंपनी की सेल्स को सुपरवाइज करोगे। सो सुपरवाइज करना किसको, और या किसी फर्म को ऑथराइज कर देना इन विच अ डायरेक्टर इज अ पार्टनर और एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म। यानी कल अगर आपको याद हो, कल जब मैं समझा रहा था एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, याद है, तो मैंने कहा था आप ऐसी फर्म में पार्टनर हो, वो अगर आप ऐसी फर्म में पार्टनर हो जिसको कंपनी ने लोन दिया हो, ऐसी बातें समझा रहा था। आज उसी वाले से वो ये कहता है कि कंपनी चाहे, डायरेक्टर चाहे तो ऑथराइज कर सकते हैं किसी फर्म को कि हमें उससे सर्विसेज लेनी है। सपोज वो लीगल कंसल्टेंसी फर्म हो, ठीक है, हमारा कोई केस चल रहा हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो जनाब डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एक बोर्ड, जब मैं बात करता हूं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब है कलेक्टिव पावर ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि एक सिंगल पर्सन की डोमिनेंस होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता, हमेशा पूरे बोर्ड की अपनी डोमिनेंस होती है। इज दैट क्लियर? कलेक्टिव पावर्स होती हैं। और तीसरी बात वो कहता है कि कंपनी के बोर्ड चाहे
तो वो ऑथराइज कर सकता है किसी प्राइवेट कंपनी को ऑफ विच सच डायरेक्टर इज अ मेंबर और डायरेक्टर, जिसमें सपोज ऐसा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन बोर्ड को ये पावर दे रहा है कि जनाब तुम इनको अलाउ कर दो कि ये लोग कंपनी के साथ काम कर सकें, ऐसे ही चाह रहा है। लेकिन ये बात तो मना पड़ी है हमने, ये तो हमने वोकेशन में मना किया है इस चीज़ से। बेटा वो लोन और गारंटी का सिर्फ मना किया हमने। बात समझ आई? अगर मैं कल वाला बात कहूं कि जरा निकालिए वोकेशन का सेक्शन और यही वाली बातें पढ़िए, तो लोन और गारंटी की बात की है कि भाई लोन और गारंटी के केस में नहीं, एक कंपनी किसी दूसरे डायरेक्टर को या उसकी किसी फर्म को या उसकी किसी प्राइवेट कंपनी को लोन या गारंटी नहीं दे सकती अनलेस अप्रूव्ड बाय द जनरल मीटिंग। सो वो ये बात है, यहां पे वो जर्नल बात कर रहा है कि एक डायरेक्टर की पावर है कि वो चाहे तो सलमान को ऑथराइज कर दे, बोर्ड की, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूं, बोर्ड की पावर है कि वो चाहे तो सलमान डायरेक्टर को ऑथराइज कर दे या सलमान की किसी फर्म को ऑथराइज कर दे या सलमान की किसी प्राइवेट कंपनी को ऑथराइज कर दे। इज दैट क्लियर? इफ द अमाउंट इज मटीरियल एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब वंस अगेन बेटे ये जो अगला पॉइंट है बोर्ड की पावर, इफ द अमाउंट इज मटीरियल एज पर जनरल, तो बेटे ये आगे 3 सब पॉइंट्स हैं, उसके 2 सब पॉइंट्स हैं, बल्कि 3 सब पॉइंट्स हैं। नहीं बल्कि 4 सब पॉइंट्स है बेटे, ये अगले वाले 4 उसके सब पॉइंट्स हैं। सो ये थोड़ा सा गलती है, इन्होंने बैक इंटेंट कर दिया हुआ है उस साइड पे, अदरवाइज अच्छा जी। कहते हैं इफ द अमाउंट इज मटीरियल एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप के मुताबिक अगर आपकी अमाउंट मटीरियल है तो डायरेक्टर के पास पावर है कि वो राइट ऑफ कर सकते हैं बैड डेट को, एडवांसेस को, रिसीवेबल्स को, राइट ऑफ कर सकते हैं इन्वेंट्री को, अदर एसेट्स को, एंड टू डिटरमिन द टर्म्स ऑफ एंड द सर्कमस्टेंस इन विच द लॉ सूट में बी कंप्रोमाइज, मतलब वो कोई भी केस चल रहा है उसके अंदर वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। एंड अ क्लेम और राइट इन फेवर ऑफ द कंपनी में बी रिलीज, और कंपनी ने किसी से पैसे लेने हो लेकिन उसको रिलीज भी किया जा सकता है, वो चाहे तो उसका क्लेम खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम इन फेवर ऑफ द और राइट इन, यानी कंपनी के अगेंस्ट क्लेम हो या कंपनी का कोई राइट हो, यानी केस हुआ हुआ है ना, तो अगर आप उस केस को रिलीज करना चाहें, कंप्रोमाइज करना चाहें, आप अपना राइट छोड़ देना चाहें, किसी का क्लेम हो वो अपना क्लेम खत्म कर देना चाहें, ये सारी पावर्स डायरेक्टर के पास मौजूद हैं। इसके लिए उसे मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, अब दूसरी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल कंट्रोल एक्वायर करना चाहते हैं, शेयर होल्डिंग एक्वायर करना चाहते हैं, तो डायरेक्टर के पास पावर है कि वो एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अब बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं, चूंकि आप अभी स्टेज के ऊपर आपने सब्सटेंशियल एक्विजिशन रेगुलेशन नहीं पढ़े हुए, कंट्रोलिंग रेगुलेशंस नहीं पढ़े हुए, वहां पे मेंबर की पावर है, मेंबर के बगैर नहीं होना। डायरेक्टर ही करते हैं लेकिन अल्टीमेटली आगे जाके तो मेंबर्स नहीं खरीदने हैं ना, कंट्रोल शेयर किसने खरीदने? मेंबर्स ने। तो मेरा ये ख्याल कहता है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन सबसीक्वेंट स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल द जनरल प्रोविजन, अदरवाइज हम पढ़ें कि ये डायरेक्टर के पास पावर्स हैं। अगली बात एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड, तो और कोई भी हो जो स्पेसिफाइड हो। इज इट क्लियर? सो ये थी वो बोर्ड की पावर जिनके अंदर बोर्ड की किसी की मदाखलत नहीं है, बोर्ड की अपनी एब्सोल्यूट पावर्स हैं, वो चाहे तो ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, बल्कि करता है अपनी पावर्स। इसके बाद जो अगला सेक्शन है, अगला एरिया जो है इसका, वो जहाँ पे जनरल मीटिंग की पावर्स इस्तेमाल होती हैं साथ। ठीक है, इंशाल्लाह यहीं से आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला सबको साथ। कल टेस्ट होगा टिल वोकेशन तक का, ठीक है, ओके।